अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और मुझे पता है कि आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जनाब, सबसे लेटेस्ट जो अब तक की तमाम खबरें हैं वो एक ही व्लॉग में आपको मैं सारे के सारी देने वाली हूँ। बस ध्यान से और गौर से आपने तमाम खबरें सुननी है, क्योंकि मुझे पता है कि हर यूट्यूबर ने आपको एक-एक टॉपिक पे एक-एक वीडियो बनाकर दिखाना है। लेकिन मैंने एक ही वीडियो में तमाम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली जो खबर इस वक़्त मैं आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ वो ये है जनाब, कि जितनी देर तक ये जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं, उनका फ़ैसला नहीं हो जाता, इन्होंने किसी पार्टी को जॉइन करना है, इनके पास दर्जन से ज़ायद उम्मीदवार जो हैं वो नहीं बचने। आज जो हैं वो 4 आज़ाद एमपीए अलीम ख़ान साहब को जो हैं वो प्यारे हो चुके हैं। पीपी 284 तौसा शरीफ से हाफिज ताहिर कैसरानी है, जो कि आईपीपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा पीपी 270 से मुजफ्फरगढ़ से जाहिद इस्माइल भुट्टा हैं, वो शामिल हो गए हैं। तीसरे नंबर पे पीपी 296 राजनपुर से सरदार अवैस और पीपी 91 भक्कर से गजनफर अब्बास, ये जो हैं ये अभी तक जो हैं वो शामिल हो चुके हैं आईपीपी के अंदर। इसके अलावा आपको बता दूं कि नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज होंगी, यानी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज जो है वो वजीर आला पंजाब बनेंगी। तो नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई। उसके अंदर पीपी 132 ननकाना से सुल्तान बाजवा है, पीपी 225 लोधरा से शाजिया तरीन है, पीपी 289 से डेरा गाजी खान से महमूद कादिर लगारी हैं, पीपी 288 डेरा गाजी खान से हनीफ पताफी हैं, और पीपी 94 चिन्योट से तैमूर लाली, और पीपी 283 लिया से अली असगर गुरमानी ने मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो शमूलियत का ऐलान कर दिया है, जो कि एक खुशाइन बात है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पीटीआई की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारान को खरीदा जा रहा है, तो इसके ऊपर पीएमएलएन का रद्द-ए-अमल आया है। पीएमएलएन ने कहा कि अगर हम 20 से 30 लोगों को भी खरीद लेते हैं, तो फिर भी हम अपनी सिंपल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत नहीं बना सकते। तो जब हम ऐसा कर नहीं सकते, तो हम क्या पागल हैं कि हम अपनी पॉकेट से जो है वो पैसा खर्च करके लोगों को खरीदेंगे? उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं, उनको जो-जो पार्टी सूट कर रही है, वो अपनी मर्ज़ी से उसमें जा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि अली अमीन गंडापुर सानेहा 9 में के अंदर शामिल हैं, और अब जब से इमरान खान ने इस बात का ऐलान किया है कि वो अली अमीन गंडापुर को बनाएंगे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आपको इसके बारे में तफसीलात से आगाह कर देती हूँ। लाहौर पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी मुलजमान यानी कि अली अमीन गंडापुर, मियाँ असलम इकबाल, इम्तियाज शेख को गिरफ्तार करने का फाइनली फैसला कर लिया है। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, और ये बात जो है मैंने पहले ही जितने यूथी भाईजान हैं उन सबको बता दिया था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक क्रिमिनल इंसान है और ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको बता दूं कि किसी पार्टी के साथ कोई भी इत्तेहाद नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि अब फैसले ईवानों में नहीं, मैदानों में होगा। ये किसने कहा है? ये कहा है जी मौलाना फजलुर रहमान ने। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से साफ नजर आता है कि इलेक्शन में बड़े पैमाने पर गेम डाली गई है, और ऐसा किसने और क्यों किया है, किसके कहने पर किया है, ये बहुत जल्द मालूम होने वाला है। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि गेम नहीं पड़ी, तो ये सरासर नाइंसाफी होगी। मैं इस बात को मानती हूँ कि गेम डाली गई है, लेकिन गेम जो है ना वो इस तरह की है कि उसमें नवाज शरीफ को आगे नहीं आने देना था। आपको याद होगा कि अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हो, तो बहुत अरसा पहले मैं बता चुकी थी कि सब लोग ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ उनकी नज़र में फ्लेक्सिबल हैं, जबकि नवाज शरीफ जो है वो उनकी नज़र में फ्लेक्सिबल नहीं है। लिहाजा ये फैसला किया गया था कि नवाज शरीफ को किसी सूरत आगे नहीं आने देना। बहरहाल, आपको मैं ये भी बता दूं कि पीटीआई ने साफ तौर पे इस बात का ऐलान किया था कि वो किसी भी सूरत किसी भी पार्टी के साथ जो है वो अलायंस करने को तैयार नहीं है, ना नून लीग के साथ, ना पीपल्स पार्टी के साथ। जाहिर बात है, पीटीआई की मजबूरी है। अगर वो अलायंस कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उनका बयानिया ठुस हो जाएगा, क्योंकि जिनको वो करप्ट कहते हैं उन्हीं के साथ अगर वो अलायंस करेंगे तो उनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। जबकि जो जरदारी साहब है, उन्होंने नून लीग के साथ जो अलायंस किया, इससे पहले उन्होंने जो पैगाम भेजा था वो पीटीआई को भेजा था कि अगर आप लोग समझते हैं कि आपके आज़ाद उम्मीदवारान की तादाद ज़्यादा है, उन्होंने ज़्यादा वोट्स लिए हैं, तो हम आपके साथ इल्हाक करने को तैयार हैं। लेकिन इमरान खान के मना करने के बाद ये तमाम चीज़ें हुई, इसे कुछ यूथिये मान नहीं रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि जो शेर अफजल मरवत हैं, फाइनली उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। क्या कहा है उन्होंने, मैं आपको बता देती हूँ कि शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि आसिफ अली जरदारी ने
गुज़श्ता रोज़ 11 बजे मुझसे राब्ता किया, यानी कि शेर अफ़ज़ल मरवत से। उन राब्तों में दस्तयाब क़यादत अलीमा ख़ान, शहरयार अफ़रीदी, शानदाना गुलज़ार, हम सब ने बैठकर इसके ऊपर डिस्कशन की। शेर अफ़ज़ल मरवत के मुताबिक उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इंदिया दिया था कि जो आपकी सीटें हैं उसके ऊपर जो है वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उसे वापस ले लें, हम एतराज़ नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि पीपल्स पार्टी ने इंदिया दिया कि हमारी तरजीह नून लीग के बजाय पीटीआई है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानिए पीटीआई का दो टोक मौक़िफ़ है कि मैंडेट चुराने वालों के साथ मिलकर हुकूमत साजी नहीं करनी। जिसके बाद जो पीपल्स पार्टी है उसने अपना अलायंस जो है वो नून लीग के साथ किया। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो बानिया पीटीआई एहतजाज की कॉल देंगे। और यहाँ पर एक और बड़ी आपको मैं खबर सुना दूँ कि शेर अफजल मरवत ने बहुत बड़ी धमकी दी है, और धमकी उन्होंने ये दी है कि अगर इमरान खान ने हमें कहा कि दोबारा से एजिटेशन करनी है, अगर हमें इमरान खान ने कहा कि दोबारा से 9 मई के वाक़यात करने हैं, तो हम वो दोबारा भी करेंगे। रियासत को खुली धमकी दी है उन्होंने। बल्कि मैं चाहूँगी कि मैं आपको उनका जो बयान है वो भी सुनवा दूं कि शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने क्या कहा है, जरा ये मुलाहिजा फरमाइए। कानून साजी करके वजीर आजम और वज़राए आला बनेंगे, उनको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का फर्ज है कि हम अपना मैंडेट आपके हल्क से निकाल के अवाम को वापस करें। हम किसी भी हालत में अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जरूरत पड़ी तो खान साहब अगर एजुटेशन की कॉल देंगे, कतई नजर इसके कि हमें 9 मई के नाम पे डराया जा रहा है। 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। ये क्या जनाब आपने सुन लिया है कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 में दोबारा हो या 10-12 हो, हम इसको करते रहेंगे और हम इससे बाज नहीं आएंगे। और उन्होंने साफ तौर पे धमकी देते हुए ये कहा है कि अगर इमरान खान ने हमें दोबारा कॉल की और दोबारा हमें कहा कि 9 मई के वाक़यात करने हैं, तो हम उसको करने से बाज नहीं आएंगे। इसके बाद भी अगर किसी को कोई शकूक शुबहात हैं तो फिर वो अपने दिमाग का इलाज करवा ले। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि कल परसों से दिल बहुत रंजीदा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनके हवाले से कि वो आए पाकिस्तान में। और अगर मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कहूँ ईमानदारी के साथ, चाहे आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं और इस वक्त आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अपने ईमान से बताइएगा, क्या कभी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पीपल्स पार्टी ने सिंध में इतना काम करवाया? क्या कभी इन 4 सालों की हुकूमत के अंदर इमरान खान ने लाहौर की एक ईंट भी लगाई? नहीं। अगर किसी ने कभी कोई काम करवाया, अगर किसी ने मोटरवेज बनाई, सड़कें बनाई, ऑरेंज लाइन दी, आपको मोटरवेज दी, रिंग रोड्स दिए, आपको दानिश स्कूल दिए, आपको जो है वो अच्छी इकोनॉमी दी, तो वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग ने दी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दी। उनका ये विजन था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कहीं ना कहीं मैं मौलाना फजल रहमान की इस बात से एग्री करती हूँ कि जो उन्होंने कहा कि ये जो नून लीग है ना, ये सियासत करती है कि हम कारकर्दगी दिखाएं, हम ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाएं ताकि लोग हमें उस कारकर्दगी की बिना पर वोट दें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने लतीफ खोसा जैसे नाचने वाले खोसा को, मतलब मैं नहीं कोई अपने मुंह से ऐसा वर्ड निकालना चाहती, जिन्होंने ऐसे इंसान को वोट दिया और तरजीह दी किसके मुकाबले में? ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में। और आप अंदाजा लगाइए कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनके नाम पर उनकी बेटी वोट लेकर 2 हलकों में जीत गई, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनके नाम पे वोट लेके शहबाज शरीफ अपने हलकों से जीत गए, वहां से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हराया गया। तो मौलाना फजल रहमान की बातें किसी हद तक मुझे बहुत ठीक भी लगती हैं। और अब जो ये कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने के बाद, या इस चीज़ को ठुकराने के बाद, या इस ऑफ़र को कबूल ना करने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, इसके ऊपर मरियम नवाज़ का रद्द-ए-अमल आया है। मरियम नवाज़ ने क्या कहा है मैं आपके सामने रखती हूँ। मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट किया और ये उन्होंने बेसिकली एक्स के ऊपर अपना बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत से किनारा कश होने की बात में कोई भी हकीकत नहीं है। अगले 5 साल नवाज शरीफ ना सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे और हम नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे।
مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی تینوں حکومتوں میں عوام نے واضح اکثریت دی تھی اور یہ بات وہ اپنے بیان میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جو لوگ نواز شریف کے مزاج سے واقف ہیں انہیں نواز شریف کے اصولی موقف کا اچھے طریقے سے علم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور میں ان کے سپاہی ہیں اور ان کے حکم کے پابند ہیں اور ہم جو ہے وہ ان کے کہے کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے۔ اچھا، اب میں آپ کو ذرا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی بتا دوں۔ مولانا صاحب بڑے غصے میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان سے بھی میں آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں۔ اسلام آباد میں جے یو آئی کے مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہماری مجلس عاملہ نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔ انتخابی دھاندلی نے 2018 کی انتخابی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے شفاف انتخابات کے بیان کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے اپنی اہمیت کھو دی ہے۔ لگتا ہے کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں بلکہ میدان میں ہوں گے۔ پارلیمنٹ میں شرکت احتجاج کے ساتھ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی کردار ادا کریں گے لیکن اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 25 فروری 2024 کو بلوچستان میں صوبائی جنرل کونسل کی میٹنگ کریں گے اور 27 فروری کو خیبر پختونخوا میں صوبائی جنرل کونسل سے میٹنگ کریں گے۔ 3 مارچ کراچی اور 5 مارچ کو لاہور میں بھی میٹنگ کریں گے۔ ہماری مرکزی مجلس عاملہ نے مجلس عمومی کے فیصلے کرنے کی سفارش کی ہے اور مجلس عمومی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جے یو آئی کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کیا گیا۔ میں مولانا فضل الرحمان کی کافی باتوں سے ایگری کرتی ہوں، ورنہ آپ سوچیں کہ رانا ثناء اللہ جیسے شخص کو کیسے شکست ہو سکتی ہے، ورنہ آپ سوچیں کہ سعد رفیق جیسے شخص کو کیسے شکست ہو سکتی ہے، میاں محمد نواز شریف کو کیسے شکست ہو سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے نون لیگ کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یکدم میدان میں نہیں آئے، ہم نے تیاری کی ہے، اسمبلیوں اور انتخابی نتائج سے متعلق ہمارا موقف واضح طور پہ آ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کردار مشکوک رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کو نوٹس دیے بغیر درخواستیں خارج کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پی ٹی آئی سے اختلافات رہے ہیں، ایوان سب کا ہوتا ہے، ہمیں ان کے جسموں سے کوئی مسئلہ نہیں، ان کے دماغوں سے مسئلہ ہے، یعنی کہ یوتھیوں کے دماغوں سے مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے دماغوں کو اچھی طرح سے ٹھیک کر دیں گے اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے مزید یہ کہا کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے جے یو آئی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ملک کے صدر ہوں گے، سمپل میجورٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ملے گی اور میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم ہوں گے۔ لیکن کچھ قوتوں کو یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ شہباز شریف ان کو قابل قبول ہیں کیونکہ شہباز شریف ان کے مقابلے میں فلیکسیبل ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو جیسا ہونا چاہیے وہ ویسے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے 16 مہینے میں چلے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے چلے ہیں اور وہ چیزوں کو معاملہ فہمی کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، جبکہ ان کو لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ تھوڑے سٹبن ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جنرل پرویز مشرف کو لے کر بھی ایک غصہ ہے کیونکہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اصولی موقف اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ والا جلسہ جس میں انہوں نے کھلے عام جنرل باجوہ کا نام لیا تھا۔ اس کے علاوہ جنرل رحیل شریف جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا تنازع ہوا تھا، حالانکہ اس میں میاں محمد نواز شریف 100% درست تھے کیونکہ جنرل رحیل شریف جو تھے وہ ان سے ایکسٹینشن مانگ رہے تھے اور میاں محمد نواز شریف نے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح سے باجوہ صاحب کو بھی ایکسٹینشن چاہیے تھی، نواز شریف صاحب نے اس کا بھی انکار کیا تھا اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ باجوہ صاحب نے انوائٹ کیا تھا اور بلایا تھا شہباز شریف کو کہ اگر آپ نون میں سے شین نکال دیتے ہیں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن اس وقت شہباز شریف نے اس بات سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں کام کروں گا، اسی لیے جنرل باجوہ کو مجبوری کے طور پہ عمران خان کو لانچ کرنا پڑا تھا، لیکن عمران خان پھر ان کے گلے کی ایسی ہڈی بن گئے کہ جس کو نہ وہ اگل سکتے تھے نہ وہ نگل سکتے تھے، اس لیے دوبارہ شہباز شریف کو لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور پرویز مشرف کے معاملے میں بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت سارے حلقے ہیں، جو حصے ہیں، ان کو نواز شریف قبول نہیں تھے، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا۔ میں مولانا صاحب کی بہت ساری باتوں سے ایگری کرتی ہوں۔ مخلوط حکومت آئی ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ بلیم کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ حکومت لے کر غلطی کی ہے، بعد میں سارا ملبہ پیپلز پارٹی ان کے اوپر ڈال دے گی۔ بہرحال یہ تھیں آج کی تمام خبریں۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس سب کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔